नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेंसर 2027 को लेकर फैसला हुआ है और इसके लिए करोड़ों का बजट पास हुआ है। दूसरा कॉल यानी कि एनर्जी सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म किया गया है और तीसरा किसानों से जुड़ा फैसला भी लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2027 के जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और ये 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग के लिए होगा और हाउसिंग सेक्शंस के लिए होगा और दूसरा चरण जो होगा वो फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना होगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि आज कैबिनेट में 3 बड़े फैसले लिए गए और इसमें से एक जनगणना से संबंधित है। जनगणना के लिए संदर्भ 1 मार्च 2027 को निर्धारित की गई है। जनगणना का कार्य 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा और जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में संपन्न होगा। आज कैबिनेट में 3 बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। सबसे पहले सेंसस 2027 जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और विश्व की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। दूसरा, कोल सेक्टर में यानी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा रिफॉर्म किया गया है कोल सेतु के माध्यम से। और तीसरा, किसानों के वेलफेयर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार प्रतिबद्ध है और 11 वर्षों में कई बड़े स्टेप्स लिए हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट का एमएसपी कोपरा के लिए अप्रूव हुई है। तो इन तीनों फैसलों के बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि सेंसस देश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जिसके माध्यम से देश के बारे में, देश की जनसंख्या के बारे में हर एक जानकारी जो चाहिए होती है वो इसके माध्यम से मिलती है। आज कैबिनेट में 3 बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। यानी भुवनेश्वर के बार में भीषण आग लगी है और बड़ा हादसा होने से टल गया है और आग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। हालांकि पुलिस और फायर टीम मौके पर पहुंच गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि भुवनेश्वर में भीषण आग लगी है और ऐसे में हादसे में फिलहाल जान माल की नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। हालांकि इलाके में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई है। पुलिस और फायर टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गोवा के बाद भुवनेश्वर के सत्यविहार इलाके में शुक्रवार सुबह एक बार फिर से अचानक आग भड़क उठी, जिससे वहां पर मौजूदा ग्राहकों, कर्मचारियों और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इमारत से निकल रहे घने काले धुएं और तेज लपटों का दूर दूर तक देखा गया और जिसके बाद से फायर सर्विस की टीम मौके पर बुलाई गई और दमकल अधिकारी रमेश माझी ने बताया कि कंट्रोल रूम को आग की सूचना सुबह मिली थी और जिसकी सूचना के बाद से 2 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए, जिसके बाद से आग को किसी तरह काबू में पाया गया और ऐसे में फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं है। ऐसे में नजदीकी दुकानदार और इमारतों को सुरक्षा के लिए लगातार यहाँ पर लोग कार्रवाई हो रही है और आग किस वजह से लगी है ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती अनुमान जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है और ऐसे में अब कार्रवाई सामने आएगी। इसके बाद से ये पता चलेगा कि आखिर आग जो है वो किस कारण से लगी है। ऐसे में राहत की बात ये रही कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई भी खबर फिलहाल निकलकर सामने नहीं आई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इंडिगो संकट से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। मॉनिटरिंग में लापरवाही आई सामने, डीजीसीए ने मामले में की बड़ी कार्रवाई। डीजीसीए ने 4 इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इंडिगो में जारी संकट के बीच डीजीसीए ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। नियामक संस्था का कहना है कि ये अधिकारी इंडिगो की सुरक्षा और संचालन से जुड़े नियमों की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन इनके निरीक्षण और मॉनिटरिंग में गंभीर लापरवाही पाई गई है। गौरतलब है कि इसी महीने इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी, जिससे देश भर में लाखों यात्री प्रभावित हुए थे।
और अब स्थिति धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। और इसी बीच डीजीसीए ने एयरलाइन के क्रू मैनेजमेंट, रिफंड प्रक्रिया और अन्य संचालक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुरुग्राम स्थित इंडिगो कार्यालय में 2 विशेष टीमें तैनात कर दी है। और ये टीमें हर शाम 6 बजे तक अपनी रिपोर्ट नियमांक को भेजेगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अवैध कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और मामले में 3 राज्यों में ईडी का छापामारी देखने को मिले। यूपी, झारखंड, गुजरात में ईडी की धरपकड़ लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अवैध कफ सिरप कारोबार पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ये लखनऊ यूनिट ने शुक्रवार सुबह यूपी, झारखंड और गुजरात में कई जगहों पर लगातार छापेमारी की और ये कार्रवाई इस गोरख धंधे के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल से जुड़े ठिकानों पर की गई है। पिछले 2 महीनों में अवैध कफ सिरप के कारोबार से जुड़े 30 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और इसके आधार पर ईडी ने जांच तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार एजेंसी ने यूपी के लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी और जौनपुर, झारखंड के रांची और गुजरात के अहमदाबाद में छापा मारा। आशंका है कि इन्हीं स्थानों पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप का भंडार और आसपास के जिलों में सप्लाई की जाती थी। और ये मामला तब गंभीर रूप से चर्चाओं में आया जब कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत की खबर सामने आई। और इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड जो था वो शुभम जायसवाल को माना जा रहा है, जबकि उसका साथी आलोक सिंह और अमित सिंह अभी इसमें शामिल बताए गए हैं। आलोक सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले 2 महीनों में लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर, गाजियाबाद समेत कई जिलों में कोडीन आधारित कफ सिरप के अवैध स्टोर और साथ ही व्यापार का खुलासा भी हुआ है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए के अवैध धंधा होने की बात भी सामने आई है। जो है वो शुभम जायसवाल फिलहाल दुबई में छिपा हुआ बताया जा रहा है। तो वही उसके पिता भोला प्रसाद सहित अब तक 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। यूपी सरकार ने इसके लिए एसआईटी भी गठित कर दी है और ऐसे में लगातार जगह जगह छापेमारी देखने को मिल रही है। पंजाब के तहसील परिषद में गुरुवार को सुबह पेशी पर आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान आकाश उर्फ गोलू पंडित के रूप में हुई है। घटना के बाद से पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा है और पुलिस ने देर शाम 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आकाश उनका अपने साथी सोनू और एक अन्य युवक अपनी कार में तहसील पहुंचे थे और पेशी पूरी होने के बाद जैसे ही गोलू कार में बैठा, कुछ युवकों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से गोलू गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी जान चली गई। उसका साथी सोनू ने बताया कि हमलावरों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें 3 गोलियां सीधे गोलू के शरीर पर लगी। एसएसपी गुरमीत सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि यह हत्या आपसी दुश्मनी और गैंगवार का नतीजा है। डीआईजी फिरोजपुर रेंज संदीप शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने गोलू पंडित के पिता के बयान पर 4 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं आरोपियों में अबोहा के गगनदीप है और ऐसे में अर्श है और इसके साथ ही कई लोग शामिल हैं। और इस मामले में इंटरनेट पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि जो हत्या के जिम्मेदार स्वीकार कर रहा है, उसको लेकर पुलिस लगातार वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में पुलिस वीडियो के सत्यापन की भी जांच कर रही है। आखिरकार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके आधार पर भी पुलिस शायद कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में अब पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो रांची से खबर है, जहां पे रांची में साइबर अपराधियों ने जॉब ऑफर, क्रिप्टो, टैक्स और साथ ही टास्क को लेकर व्हाट्सएप एपीके के माध्यम से 3 अलग अलग ठिकानों के मामले सामने आए हैं, जिसमें कुल 11.17 लाख की रकम उड़ाई गई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। नागरिकों का कहना है कि साइबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जबकि पुलिस की कार्रवाई ज्यादातर केवल एफआईआर दर्ज करने तक सीमित दिखाई देती है। पहले मामले में ऑनलाइन जॉब ऑफर के बहाने एक युवक मुकुल कुमार प्रसाद से 5.7 लाख की ठगी हुई। आरोपियों ने टेलीग्राम पर संपर्क कर प्रोजेक्ट आधारित काम का लालच दिया और पहले 10,000 रुपये जमा कराने पर 15,000 का बोनस देकर विश्वास जीत लिया और इसके बाद से धीरे धीरे पूरी रकम हड़प ली। और दूसरे मामले में फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग ग्रुप के जरिए फैजुल हक से 3 लाख से ज़्यादा की ठगी हुई है। आरोपियों ने उनसे होटल रेटिंग टास्क देने का बहाना बनाया और पहले कुछ पैसे वापस लौटाए और विश्वास जीतने के बाद पूरे पैसे ठग लिए। तीसरे मामले में व्हाट्सएप एपीके
के जरिए भी खाता खाली किया गया है, जिसमें पीड़ितों के लाखों रुपए चोरी हो गए हैं। और ये घटना रांची में बढ़ते साइबर अपराधों का उदाहरण है और लोगों के लिए चेतावनी भी है कि ऑनलाइन लालच में आने से बचें। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर के पर्सनल राइट्स मामले में गूगल, मेटा और एक्स को आदेश दिया है कि वो उनकी तस्वीरें और नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले कंटेंट को हटाएं। बता दें कि जस्टिस मनमीत सिंह अरोड़ा ने गावस्कर को कहा है कि आपत्तिजनक URLs और कंपनियों को उपलब्ध कराएं ताकि कंपनियां 1 हफ्ते के भीतर कार्रवाई कर सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिकायत मिलने के बाद इन प्लेटफॉर्म को 7 दिनों के भीतर फैसला और जरूरी कदम उठाने होंगे। और ये निर्देश जो है वो गावस्कर द्वारा दायर याचिका के बाद जारी किया गया है। अफगानिस्तान में 4 युवक पिंकी ब्लाइंडर्स स्टाइल में कोट पैंट और हैट पहनकर घूम रहे हैं, जिन्हें तालिबान ने हिरासत में ले लिया है। इस पर विदेश संस्कृति के बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया गया है। युवक का हैरत टाउनशिप में घूमते समय पकड़ा गया है, लेकिन चेतावनी देने के बाद से उन्हें रिहा कर दिया गया है। अमेरिका भारत व्यापार समझौते में देरी ट्रेड डील रुकावट से ₹90.56 तक गिर के डॉलर के मुकाबले रुपए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। और ऐसे में ये अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता में देरी के चलते रुपए में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए जो है वो 90.56 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया है। ट्रेड डील में रुकावट के कारण निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ और इसके असर से रुपए पर दबाव बढ़ गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी सुधारने के लिए प्राधिकरण एलिवेटेड रोड और 500 ई-बस परियोजना पर शासन स्तर पर चर्चा करेगा। यमुना पुष्ट पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए सिंचाई विभाग के NOC का इंतजार है और साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी योजना है। और ऐसे में फिलहाल ये असंभव माना जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का आज निधन हो गया और ऐसे में सभी वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद से लोकसभा में भी उनको श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी और वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल आज लातूर में उनका निधन हो गया। और इसके साथ ही बता दें कि सुबह 6:30 बजे लातूर में अपने घर पर उन्होंने आखिरी सांस ली। और उनके निधन पर सभी दिग्गज नेताओं ने एक्स पर ट्वीट करते हुए गहरा संवेदनाएं भी व्यक्त की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्होंने अनुभवी और सम्मानित नेता भी बताया, जिन्होंने लंबे सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा में योगदान दिया। तो वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए अपूर्णीय क्षति बताया और उनके समर्पण को याद किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके एक महान, सम्मानित और गरिमामय नेता भी कहा, जिनका योगदान भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहा। गुलाम नबी आज़ाद ने भी पाटिल के व्यक्तिगत मित्रता और ईमानदार, शांति स्वभाव की नेता के रूप में याद किया। और ऐसे में भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने 31 साल की उम्र में संन्यास से वापसी का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में अपनी अधूरी कहानी पूरी करनी है। विनेश 2024 पेरिस ओलंपिक में कुश्ती फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका वजन मुकाबले से पहले 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिस कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और पदक से हाथ धोना पड़ा। और इस घटना के बाद उन्होंने भावनात्मक रूप से संन्यास की घोषणा कर दी। और अब विनेश फोगाट ने फिर से वापसी का फैसला लिया है और इस बार उनका लक्ष्य अपने अधूरे ओलंपिक स्वर्ण पदक के सपनों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि अब वो ओलंपिक में अकेली नहीं होंगी और पूरी तैयारी के साथ मैदान में लौटेंगी। विनेश फोगाट ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या पेरिस मेरा आखिरी सफर था। मेरे पास लंबे समय तक इस सवाल का जवाब नहीं था। मुझे मैच से, प्रेशर से, उम्मीदों से और यहाँ तक कि अपने सपनों से भी दूर जाने की ज़रूरत थी। सालों में पहली बार मैंने चैन की सांस ली है। अपने कार्यभार को समझने के लिए मैंने थोड़ा समय लिया। जीवन का उतार चढ़ाव, त्याग, मेरे वो रूप जिन्होंने दुनिया ने कभी नहीं देखा। मुझे अभी भी खेल पसंद है। अब मैं भी प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूँ। पेरिस ओलंपिक विनेश फोगाट के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ था। पेरिस ओलंपिक में शानदार कुश्ती की नुमाइश करते हुए विनेश ने महिलाओं को 50 किलो कैटेगरी के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी, लेकिन फाइनल में कुछ घंटे पहले उन पर ओवरवेट होने का आरोप लगा और वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई, जिसके चलते वो मेडल से चूक गई। और इससे पहले उन्होंने रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था, लेकिन वहाँ पर मेडल नहीं जीत सकी थी। ऐसे में वो विनेश एक बार फिर से कोशिश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण को गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार से इसे चुनौती से निपटने के लिए रोडमैप पूछा। उन्होंने कहा कि भारत के प्रमुख शहर जहरीली हवाओं से घिरे हुए हैं और लाखों बच्चों के फेफड़ों की बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, जिससे उनका भविष्य खतरे में है। इसके अलावा उन्होंने बुजुर्गों और अन्य लोगों से सांस संबंधित परेशानियां और कैंसर जैसी बीमारियों की ओर भी ध्यान दिलाया। राहुल गांधी ने सदन में जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच पूरी सहमति हो सकती है और इससे व्यक्तिगत या फिर राजनीतिक भेदभाव का वजह मिलने का हल करने पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि चर्चा इस तरह से हो कि हमारे भविष्य में भारत की जनता के लिए क्या कदम उठाएंगे, पर केंद्र ये है कि ना तो देखने पर किसी ने क्या कहा होगा। लोकसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा, दिल्ली और बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर सभी पार्टियां सहमत हो सकती हैं कि यहाँ पर हमारे बच्चों और आम लोगों के बीच खतरा है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय लेकर एक साथ काम करने का समाधान खोजा जाए और देश को दिखाया जाए कि सभी पार्टियां मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। नवंबर में अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव और वैश्विक बाजारों में जोखिम के कारण रूसी तेल निर्यात पर भारी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार रूस का तेल निर्यात लगभग 420,000 बैरल प्रतिदिन कम होकर कुल 6.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है और कम शिपमेंट और साथ ही कमजोर कीमतों के कारण मॉस्को के तेल राजस्व घटकर 11 अरब डॉलर हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 3.6 अरब डॉलर कम है। यूरल कच्चे तेल की कीमत भी 8.2 डॉलर प्रति बैरल गिरकर 43.52 डॉलर बैरल है। ऐसे में ये फरवरी 2022 में यूक्रेन संघर्ष के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। साथ ही अमेरिका ने रूस से तेल आयात को लेकर कुछ देशों को चेतावनी भी दी है। भारत से रूस का तेल खरीदने पर अमेरिका ने 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। वैश्विक तेल आपूर्ति में भी व्यवधान देखा गया है। IEA के अनुसार नवंबर में कुल वैश्विक तेल आपूर्ति में 610,000 बैरल प्रतिदिन की कमी आई है, जिससे सितंबर के 109 मिलियन बैरल प्रतिदिन का रिकॉर्ड स्तर से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और सरकार ने केंद्रीय उत्पादक शुल्क 2025 अधिसूचना पर तंबाकू और उससे बने सभी उत्पादों पर उत्पादन शुल्क में बड़ा इजाफा कर दिया है। पहले सिगरेट पर प्रति 1,200 से 735 रुपए थे और इसके साथ ही संशोधन कानून को बाद से ये बढ़कर अब 2,700 रुपये हो गए हैं और 11,000 रुपये प्रति 1,000 सिगरेट हो गया है। और इस नए अधिनियम के तहत सिगरेट, सिगार, हुक्का, तंबाकू चबाने वाले जर्दा और सुगंधित तंबाकू सहित सभी श्रेणियों पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि हुई है। साथ ही सरकार को अब वित्तीय सुधार भी मिली है। तंबाकू उपकार समाप्त होने के बाद से केंद्रीय उत्पादन शुल्क बढ़ाया जा सकता है और नए कानून में चबाने वाले तंबाकू पर उत्पादन जो है वो 25% बढ़ गया है। और ऐसे में अब सिगरेट और हुक्के के नया उत्पादन शुल्क बढ़ने वाला है। तंबाकू और उत्पादन पर शुल्क कई गुना बढ़ा है। संसद में ई सिगरेट विवाद के बीच नया मोड़ आ गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी के एक सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद ने सदन के नियम और वैध कानूनों का उल्लंघन किया है और ऐसे में जो संसद की मर्यादा और कानून के अवमानना के समान है। अनुराग ठाकुर ने मामले की सख्त जांच और नियमों के उल्लंघन पर उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं विवाद के बीच टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय संसद परिसर में सिगरेट पीते हुए नजर आए और इस घटना के बाद से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने आपत्ति जताई और मामला राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। और इसी बीच ई सिगरेट पर चल रहे विवाद के बीच एक और मामला तब सामने आया जब संसद परिसर में गुरुवार को टीएमसी वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय जो है वो सिगरेट पीते हुए नजर आए थे, जिसके बाद से मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया। पहले तो सौगत राय को बाहर सिगरेट पीते हुए देखा गया और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने आपत्ति जताई। बातचीत के दौरान रॉय ने कहा कि हम अंदर नहीं बाहर सिगरेट पी सकते हैं। फिर शेखावत ने टोकते हुए कहा कि आप लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान जो है वो दंडनीय अपराध है। सांसद के होने के नाते सोचिए ना चाहिए कि वो जनता को क्या संदेश दे रहे हैं। फिर गिरिराज सिंह बोले कि अनुराग ठाकुर ने मामला उठाया है और ई सिगरेट 2019 से बैन है। कई सांसद अगर संसद में इसे इस्तेमाल करता है तो ये मर्यादा का अपमान माना जाएगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले महीने ही इस युद्ध में 25,000 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर सैनिक थे। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग में हो रही मौतों पर दुख जताया। रूस यूक्रेन युद्ध को तत्काल रोकने की अपील करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं यहां हो रही हत्याओं को रुकते हुए देखना चाहता हूं। पिछले महीने लगभग 25,000 सैनिक मारे गए। हम इसे रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस तरह की चीजें अंत में तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। मैंने कहा था कि जब तक कोई इस तरह का खेल खेलता रहेगा, हम तीसरा विश्व युद्ध में फंस जाएंगे और हम ऐसा नहीं देखना चाहते हैं। दुनिया भर में सीजफायर का दम भरने वाले ट्रंप को रूस यूक्रेन जंग को दूर से देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों में कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इससे पिछले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव उन्होंने कहा कि ट्रंप रूस और यूक्रेन से काफी निराश है, क्योंकि दोनों ही देश सीज फायर नहीं करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए सुरक्षा समझौतों के तहत अमेरिका यूक्रेन को सहायता देने के लिए तैयार होगा। हालांकि उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका को शांति योजना पर इतनी आसानी से सहमति नहीं दी, जिससे वो कीवी पर दबाव बना सके। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है और ऐसे में रूस यूक्रेन में युद्ध के चलते ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं फिर ऐसा युद्ध नहीं देखना चाहता हूं। ट्रंप ने कहा है कि यूएस रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए सिक्योरिटी एग्रीमेंट के हिस्से के दौर में यूक्रेन की मदद देने को वो तैयार है। फिर भी उन्होंने इस बात पर निराशा जताई कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अमेरिकी शांति प्लान पर आसानी से साइन नहीं किया, जिससे कीवी में अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि यूएस प्रपोजल को वापस धकेल दिया गया है, जिसे मॉस्को के लिए बहुत ही ज़्यादा माना जा रहा है। और ऐसे में जेलेंस्की के उस अंदाज के बाद से यूक्रेन के लोगों को लेकर लगातार अब ये बात कही जा रही है। ऐसे में ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस तरह की चीज़ों का नतीजा जो होता है वो तीसरा वर्ल्ड वार होता है। और मैंने यह भी कहा था कि हर कोई ऐसा खेल नहीं खेल सकता, और ऐसे में हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो युद्ध हो रहा है वो तीसरा विश्व युद्ध की तरह हो रहा है और मैं इसे देखना नहीं चाहता हूं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध को लेकर तुरंत ही इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन एक पीछे हटने को तैयार नहीं है। हिंदी फिल्म धुरंधर को लेकर जो बड़ा बवंडर उठा है वो सिर्फ एक फिल्म का विवाद नहीं, बल्कि ये उस बदलती दुनिया की कहानी है जो भारत का पक्ष मजबूती से उभार रहा है और कुछ देशों को ये हकीकत पच नहीं रही है। सबसे पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि धुरंधर कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक रियल रूप है और उसकी हकीकत है जिसने भारत को ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई के जरिए दुनिया के सामने रखा है। यही वजह है कि पाकिस्तान और उसके समर्थकों के दिल में ये फिल्म वो कांटे की तरह चुभ रही है। लेकिन असली सवाल पाकिस्तान से भी बड़ा है। भारत के दोस्त कहे जाने वाले खाड़ी देश आखिरकार पाकिस्तान की राय से इतने प्रभावित क्यों हैं? उन्होंने फिल्म को सीधे सीधे बैन कर दिया है। ये वही खाड़ी देश है जिन्होंने भारत की रणनीति पर साझेदारी की है, समझदारी दिखाई है, ऊर्जा सहयोग, व्यापार और सुरक्षा रिश्तों को मजबूत कर चुके हैं। फिर सिर्फ इसलिए कि एक फिल्म पाकिस्तान के इस्लामीवादी ढांचे को बेनकाब करती है, वो भारत के पक्ष के बजाय पाकिस्तान के दबाव में क्यों झुके हुए हैं? क्या दोस्ती इतनी कमजोर थी कि यह डर है, कोई गहरा डर है? क्योंकि भारत के मजबूत नैरेटिव मुसलमानों के नाम पर राजनीति चलाने वाले देशों को असुविधा में डाल देती है। लेकिन असली सवाल पाकिस्तान से भी बड़ा है। भारत के दोस्त कहे जाने वाले खाड़ी देश वो इतने प्रभावित हो गए हैं कि उन्होंने फिल्म को बैन करने की बात कह दी है। ऐसे में तमाम साझेदारी कर रहे हैं, ऊर्जा सहयोग और व्यापार को, सुरक्षा को लेकर रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन जो फिल्म है वो इस्लामिक ढांचे को बेनकाब करती है और इसको लेकर अब ये फिल्म यहाँ पर बैन कर दी गई है। ऐसे में भारत में भी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को लेकर दो धड़ों में लोग बटे हुए। एक धड़ इस फिल्म को खूब प्रशंसा कर रहा है और वहीं फिल्म के गाने और रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना की एंट्री की तारीफ भी कर रहे हैं। दूसरा जो धड़ है वो खून खराबे को लेकर आपत्ति जाहिर कर रहा है। ऐसे में अक्षय कुमार का जो रोल है उसको लेकर उनके फैंस काफी तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।